बहुत तू तू मैं किया करता था, आज उसके बच्चे ने उसे तू कहकर बुलाया, उसके मैं को बहुत बुरा लगा। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। जुबानी जहर बरपा रहा कहर, कोर्ट की सुप्रीम टिप्पणी, जुबान संभाल कर। देश में पिछले कुछ सालों में हेट स्पीच के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कभी सोशल मीडिया के जरिए, तो कभी टीवी चैनल्स पर बहस के जरिए, या फिर कभी सियासी मंच से शब्दों के ऐसे बाण चलाए जा रहे हैं जिससे हिंसा और उन्माद हो। अब हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि केंद्र सरकार से कई सवाल किए, साथ ही मीडिया को भी खरी खरी सुनाई और टीवी एंकर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाया। आइए हम पहले देखते हैं कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रहा। उन्होंने कहा कि हमारा देश किधर जा रहा है। हेट स्पीच पर खामोश क्यों है सरकार? ये सरकार से सीधा सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हेट स्पीच को लेकर सरकार क्यों खामोश है। और सरकार का मतलब केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकारें भी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, टीवी एंकर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल बहुत सारे चैनल्स पर ये चल रहा है कि हेट स्पीच होते हैं या उस तरह की बातों को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि एंकर गेस्ट को टाइम तक नहीं देते। ये चिंता वाजिब चिंता है और ये सबको समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि इस पर जवाब दे कि सरकार क्या कर रही है इस मसले पर, हेट स्पीच को लेकर। और मामले में अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। 2 हफ्ते का समय दिया, लेकिन 23 नवंबर से फिर से सुनवाई होगी कि इस पर सरकार ने क्या रुख रखा है और सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। पत्रकारिता हाल ही के समय में काफ़ी बदली है। पहले अखबार के जरिए सूचना अगले दिनों तक लोगों तक पहुंचती थी, फिर टीवी चैनल आए, मिनटों बाद ही खबर पब्लिक तक पहुंचने लगी। अब डिजिटल मीडिया के दौर में खबर सेकंड्स में सर्कुलेट हो जाती है। फैक्ट चेक या उसकी विश्वसनीयता कितनी है वो कोई नहीं देखता। फिर ऐसी खबरों पर टीवी डिबेट शुरू हो जाती है। न्यायपालिका में से इतर चैनलों में डिब्बे बनाकर पेशी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कोई मनमानी करने लगे तो उस पर लगाम लगना ज़रूरी है। इसके लिए कोई कानून या फिर उत्तरदायी संस्था होती है जो सब देखती है। लेकिन क्या टीवी और डिजिटल मीडिया में ऐसा हो रहा है? एक बार समझ लेते हैं। एनबीएसए जो है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है हमारी, जो 2007 में किया गया न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का गठन। पहले एनबीए हुआ करता था जो 2007 में बना था, जिसका नाम था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एनबीए। इसका काम यही था। इस एसोसिएशन में भारत के मुख्य न्यूज़ चैनल्स शामिल थे, उसके मेंबर्स हुआ करते थे और उनके संपादक और बड़े अधिकारी उसके मेंबर्स और पदाधिकारी हुआ करते थे। देश में 80% न्यूज़ टेलीविज़न व्यूअरशिप जो है एनबीडीए के पास है, जिसका नाम अब न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी कर दिया गया है। तो 80% जो व्यूअरशिप है वो उसके पास है। और 2021 में इस डिजिटल मीडिया का नाम न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 2021 में ये नया एक बदलाव हुआ है। इसका नाम बदलकर, जैसा कि हम इसका चर्चा कर रहे थे, कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन हो गया है, एनबीडीए। 2007 में एनबीए ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की स्थापना की थी। ये 2007 की बात है, जिसका हमने पहले आपको जिक्र किया कि 2007 में एनबीए से बनाया गया, जिसने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की बात की। और ये अथॉरिटी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पर नज़र रखती है। वो इसमें देखती है कि कोई इस तरह की खबर ना जाए। एनबीए से न्यूज़ चैनलों के लिए तय करती है मानक और नियम कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, ये एनबीए से तय करता है। सदस्य चैनल्स के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई भी एनबीए से करता है। वो सुनवाई करता है कि भाई जो
मेंबर्स हैं, अपने ही मेंबर्स के खिलाफ यदि कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई एनबीएसए करता है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में भी एनबीएसए ने 4 चैनल्स को तलब किया था। उस वक्त जब बहुत काफ़ी हंगामा हुआ था, आपको याद होगा कि सुशांत सिंह का केस, तब एनबीएसए ने 4 चैनल्स को, उनका जो प्रसारण था, उनकी जो बातचीत थी उसको लेकर 2 चैनल पर एनबीएसए ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उस वक्त, ये सुशांत सिंह केस की बात है, उस वक्त एनबीएसए ने 2 चैनल्स पर ही लगाया था। ज़्यादातर मामलों में न्यूज़ चैनल को चेतावनी देकर छोड़ देता है एनबीएसए। अक्सर ऐसा होता है, ये कभी कभी होता है कि इस तरह की बात हो। नफरती बोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है। नुपुर शर्मा से लेकर देश में बिगड़े माहौल पर कड़ी टिप्पणी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को आईना दिखाया है। साथ ही सरकार से सख्त कानून बनाने को कहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में प्राप्त इस मौलिक अधिकार की हर कोई बात करता है, कहता है कि ये उसे बोलने की और राय रखने की आजादी देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर अधिकार की अपनी एक सीमा होती है। तभी तो कोई धर्म को निशाना बनाकर बयान देता है तो कोई उसके विरोध में गला काटने की तकरीर देता है। और तो और ये बयान जुबान से निकलकर कब सड़क पर आ जाते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, पता ही नहीं चलता और सरकारें नींद में सोई रहती हैं। और तो और जिस पर सच दिखाने की जिम्मेदारी होती है, वो मीडिया भी ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील नहीं दिखाई देता। ऐसे में जब विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया फेल हो जाए तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है न्यायपालिका पर। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर न सिर्फ ये कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में मूक दर्शक बनकर खड़ी है, बल्कि ये भी कहा कि हेट स्पीच से संबंधित देश में सख्त कानून बनना चाहिए। साथ ही टीवी एंकरों को भी लताड़ लगाई। वैसे देखने को मिला है कि पहले नुपुर शर्मा, फिर उदयपुर में हत्या, अजमेर में मजहबी तकरीरें और उसके बाद काली फिल्म पर विवाद, विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान, कुछ ऐसा रहा है पिछले 4 महीनों में हेट स्पीच और उसके बाद का हाल। और तो और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। आरोप है कि टीवी डिबेट्स के जरिए सिर्फ एजेंडा तैयार किया गया। सरकार मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रही। ऐसे में राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसीलिए सरकार को जरूरत है इस पर सख्त कानून लाए, जैसा कि सुप्रीम अदालत कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूके में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगाता, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मंजूरी मिलती है तो हम जुर्माना लगा सकते हैं या उन्हें ऑफ एयर कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मीडिया वाकई बेलगाम हो चुका है? मीडिया पर हेट स्पीच की भरमार क्यों है और हेट स्पीच पर कानून से क्या लगाम लग पाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, विद्वान तो हैं ही, बेहद विनम्र मेहमान भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव साहब हैं, जो बहुत सारे चैनल्स और अखबार के संपादक रह चुके हैं। सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार साहब हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल देव साहब से बात शुरू करते हैं। सर, आपसे बात इसलिए शुरू कर रहे हैं कि मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग मैं बल्कि कहूँगा, जिनकी जर्नलिज्म की शुरुआत की चटनी, शहद जो है वो आपने चटाया है। तो ये इतने विनम्र राहुल देव की शहद ऐसे कैसे असर कर रहा है? देखिए, ये कोई उस तरह की पाठशाला नहीं होती, चैनल या पत्रकारिता, जहाँ पर शिष्य जो है वो गंडा बधा कर आते हैं और जीवन भर फिर शिष्य बने रहते हैं जी। तो अब बहुत सारे अब हम तो गुरु रह गए हैं, बहुत सारे अब हमारे गुरु बन गए हैं। इसलिए मुझे कई बार अपने कुछ पुराने तथा कथित
युवा मित्रों जो मेरे सहयोगी रहे जी। हैं, आप उनको कुछ भी जी। कहें, उन पर उनके काम को, हरकतों को देख के शर्म भी आती है और बहुत गहरा दुख भी होता है। तो अब बाल सफ़ेद हो गए इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा सिखा पढ़ा दिया, उसका कोई फ़र्क ज़्यादा ऐसा लगता नहीं कि पड़ा है। कुछ लोगों पर पड़ा है तो वो मानते होंगे, लेकिन अभी बात हम इसकी करें, अपनी छोड़िए। जी। जो मुद्दा आपने उठाया है और इस समय वो, इससे पहले मैं एक दूसरे चैनल से तो आ रहा हूँ, कल इस चर्चा लगातार हो रही है इस पर। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है हम सबके लिए, हमारी अपनी निजी विश्वसनीयता के लिए, हमारी प्रासंगिकता के लिए, और मीडिया एक अपने आप पे उसकी समग्रता में, जिसमें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि समाचार चैनलों पर टिप्पणी की है, इसलिए उन पे चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो उसके अधिकांश जो बिंदु हैं सुप्रीम कोर्ट की बातों के, उनसे असहमत होने की गुंजाइश नहीं है जी। मुझे उसमें सिर्फ एक कमी दिखती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगाहों से और टिप्पणियों से मीडिया से, चैनलों से जुड़ा एक वर्ग छूट गया है। जी। अदालत ने सरकार से जवाबदेही की है, सरकार की, और सरकार से पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मूक साक्षी क्यों बने हुए हैं। जी। उन्होंने एंकरों पर बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये नफरत अब नफरत कारोबार का वो बन गया है, धंधा बन गया है, यानी वो मुनाफे का धंधा बन गया है। आप नफरत फैलाइए और मुनाफा कमाइए। लेकिन जो एंकरों से भी ऊपर अंतिम शक्ति होती है, चाहे वो अखबार हो या चैनल हो, वो है मालिकों की, मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। उन मालिकों, प्रबंधन के लिए कोई साफ और कड़ी टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है, जबकि सबसे शक्तिशाली अगर कोई संस्था या व्यक्ति किसी भी चैनल में और टीवी पत्रकारिता में है, तो वो ये मालिकों की श्रेणी है और प्रबंधन है। जी। और एंकर चाहे सहमत हो या ना हो, उनको उसी राह पर चलना पड़ता है, वही चीजें कहनी पड़ती हैं जो मैनेजमेंट चाहता है। जी। नीतियां, किसी चैनल की नीतियां एंकर तय नहीं करते, आप भी जानते हैं। संपादक भी कई बार तय नहीं करता, वो मालिक करता है, प्रबंधन करता है। जी। तो इस वर्ग को छोड़ देना और सारी जिम्मेदारी केवल एंकरों पर डाल देना, ये मैं समझता हूं कि थोड़ा अन्यायपूर्ण है। हालांकि बहुत से एंकर अपनी स्वेच्छा से, सचमुच उनकी आस्था इस हिंदू मुसलमान विभाजन को बनाने और बढ़ाने में है। वो उनके अपने मन में नफरत है, ये भी दिखता है जी। और हमारी निजी जानकारी भी है। तो दोनों समस्याएं तो एक नहीं है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। संजय कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CSDS के को डायरेक्टर हैं। संजय कुमार जी का राजनीति पर, पत्रकारिता पर, दोनों पर बहुत गहरा अध्ययन है। संजय जी, जहां राहुल जी ने बात खत्म की है कि ये मुनाफे का धंधा है, दोनों जगह, राजनीति में भी और मीडिया में भी, इसलिए ये हो रहा है, और आप जितना स्टडी करते हैं उसमें ये बात बार बार साफ होती होगी। क्या मतलब आप समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? फिर मैं अश्वनी जी से इसके लीगल उसको समझेंगे, एंगल को। आपने दोनों बातों का जिक्र कर दिया। ये मुनाफे का काम है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है जी। अगर राजनीति में जो लोग हैं, अगर वो भी नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं, तो उनका भी मुनाफा है। और उनके लिए मुनाफा क्या है? उनके लिए मुनाफा है चुनाव जीतना। चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए नुकसान है, चुनाव जीत जाते हैं तो उनके लिए मुनाफा है। जहाँ तक टीवी एंकरों की बात है या टेलीविज़न मीडियम की बात हो रही है, यहाँ पर भी कौन सा चैनल है जो ज़्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट करता है? लोग कहते हैं, इस बात की चर्चा होती है, आम जनता इसी बात की चर्चा करती है कि भाई फला चैनल देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ वाद विवाद बड़ा ज़बरदस्त होता है, मज़ा आ गया। और वो एक समुदाय का जिक्र दूसरे समुदाय के बारे में करेंगे और कहेंगे भाई उसकी तो उन्होंने बैंड बजा दी। उससे क्या होता है? उनको व्यूअरशिप बढ़ता है। व्यूअरशिप का सीधा सीधा संबंध एडवर्टीजमेंट से है। जितना व्यूअरशिप बढ़ता है उतना एडवर्टीजमेंट बढ़ता है, एडवर्टीजमेंट के रेट बढ़ते हैं। जिस बात की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की कि ये जो वाद विवाद करना और उससे जिस तरह का एक भावना पैदा की जा रही है, एक द्वेष की भावना पैदा की जा रही है, इसका एक व्यवसायीकरण हो गया है, उसको एक मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। वो मुनाफे का एक जरिया बन गया है। जी। तो
कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें भी मना कर देते हैं कई गेस्ट कि भाई उनके यहाँ पर नहीं जाना, विजय जी के यहाँ पर, उनके यहाँ इस तरह की कोई बातचीत होती नहीं है। तो बहुत सारे गेस्ट भी हैं हमारे मित्र लोग जो नहीं पसंद करते कि वो आप हमारे साथ आए। अश्वनी जी, आपको मैंने आखिर में इसलिए लिया कि हम समझना चाहते हैं कि इसका लीगल पहलू का, हर बात आकर टिकती है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की, सरकार ने की, कानून की बात की, NBSC की बात हुई, मीडिया को कंट्रोल करने की बात हुई, लेकिन बात रुकती क्यों है, क्यों नहीं कंट्रोल होता? क्या आपका, सरकार का, पॉलिटिक्स का, पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट इसी में है? विजय जी, सबसे पहले तो मैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपकी इस बात का उत्तर देना चाहूंगा जी। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण जिसको राहुल जी ने छोड़ दिया, वो कि टीवी एंकर गेस्ट को टाइम तक नहीं देते जी। और कुछ टीवी चैनल्स ऐसे हैं कि जहां पर सब्जेक्ट में 30 सेकंड अगर बोलने को मिल गया तो लगता है इस चैनल पर हमने बहुत बोल दिया। तो ये जब स्थितियां, आप मुझे शिकायत कर रहे हैं अश्वनी जी? नहीं, मैं आपके यहाँ तो हम 3 ही गेस्ट हैं और 1 घंटे का समय, तो हमें लगता है कि कैसे ये शो खत्म हो। बहरहाल 3 बातों की तरफ, महत्वपूर्ण बातों की तरफ मैं बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान हमारा जो है, जो 19(1)(a) कहता है कि सभी सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम, स्पीच और एक्सप्रेशन है, और उसी के ठीक बगल में 19(2) भी है जो कहता है कि वो मगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ होगा, मर्यादा के साथ होगा, संयम के साथ होगा, कानून के विपरीत नहीं होगा, किसी की भावनाओं को हर्ट करने वाला नहीं। हम 19(1)(a) की जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो तमाम जजमेंट्स, रोमेश थापर स्टेट ऑफ मद्रास की 1950 की जजमेंट का हवाला देने लगते हैं, फिर इंडियन एक्सप्रेस की 1985 की जजमेंट का हवाला देने लगते हैं, फिर सकल पेपर लिमिटेड का 1962 की जजमेंट का हवाला देने लगते हैं, बेनेटेड कॉलमेल का हवाला 1972 का, ब्रिजभूषण का 1950 का, इमरजेंसी के टाइम का, और तमाम ऐसे केसेस का हम देने लगते हैं कि ये केसेस है जो हमें राइट है। परंतु जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसा कृत्य जिसके मुताबिक किसी धर्म, मूल स्थान, जन्म स्थान, भाषा, जाति, समुदाय जी, उसके आधार पर विभेदात्मक भावना के साथ बोला, लिखा, अभिव्यक्त किया गया कोई भी शब्द टीवी चैनल्स पर नहीं बोला जाए। 19(2) की वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। दूसरा 153(a), 153(b)(a) ब्रिटिशर्स के द्वारा उस समय वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए लाया गया एक कानून था जो आज तक एक बैगेज की तरह हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जी। देश बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, हम डिजिटल एरा में आ गए, सोशल मीडिया पर आ गए, हम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक से और कई स्टेप आगे चले गए, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए जो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी वो नहीं की, और वो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी इसलिए थी कि जातिवाद और धर्म का जो बड़ा फैक्टर हमारे भारत की राजनीति में है, और वो राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते किसी समुदाय या जाति या तुष्टीकरण के लिए जो हेट स्पीच का प्रयोग जी, इसलिए पहला। दूसरा, जो हम डाइवर्सिटी में यूनिटी की हम बात करते हैं, वो सिर्फ बातों में अब हो गई है। जो सोशल फैब्रिक, सेक्युलर फैब्रिक की हम बात करते हैं, वो सिर्फ अब एक टीवी चैनल पर बैठकर, किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर बोलने पर, किसी यूनिवर्सिटी के सभागार में जाकर भाषण देने तक सीमित है। मैं आपको बताता हूं कि 2012 में जब नॉर्थ ईस्ट का एक्सोडस हुआ, उस समय 50,000 सिटीजन सिर्फ एक हेट स्पीच और रूमर मॉन्गरिंग, क्योंकि रूमर मॉन्गरिंग को भी हमें कर्टेल करने के लिए जरूरत है। 50,000 सिटीजन जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते थे, वो अपने रेजिडेंसेस डिफरेंट पार्ट्स से उठे। ये इसलिए हुआ क्योंकि फॉल्स मैसेज इस तेजी के साथ सर्कुलेट हुआ, जिसको हम आज की तारीख में कहें कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ओरिजिनेटर की कोई लायबिलिटी नहीं है, और कुछ ऐसे फॉरेन एंटिटीज हमारे देश में जो इतना बड़ा देश का है, जो व्यापार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन माने, उनको रेगुलेट करने के लिए जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आई भी, वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो जो हेट स्पीच से नेताओं को फायदा हो रहा है, तुष्टीकरण के लिए फायदा हो रहा है, राजनीति में आने के लिए फायदा हो रहा है, और साथ ही जो इंसाइटमेंट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है हमारी सोसाइटी का, उसको रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं। ठीक है, तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अश्वनी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो ब्लर लाइन है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे विद्वत मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाए इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या
हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @NewsIndia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटकर आते हैं। गंभीर मसला है, विद्वत पैनल है, तो आप कहीं मत जाइएगा। जुबानी जहर बरपा रहा कहर, कोर्ट की सुप्रीम टिप्पणी, जुबान संभाल कर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हेट स्पीच को लेकर। पॉलिटिशियंस, टेलीविजन और जो मीडिया के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत विद्वत पैनल है। राहुल देव साहब हमारे साथ हैं, संजय कुमार जी हैं, अश्वनी दुबे साहब हैं। राहुल जी, बात हो रही थी, अश्वनी जी ने कहा कि हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है। अक्सर हम सब लोग भी, मीडिया के लोग, जब भी हेट स्पीच या किसी स्पीच पे सरकार के कंट्रोल की बात होती है तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात का एक बहाना लेते हैं या इस पर जोर देते हैं। कई बार मैं ऐसा भी समझता हूं और ज़्यादातर लोग समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंट्रोल करके या हेट स्पीच या किसी तरह का बहाना बनाकर सरकार आपकी ज़ुबान को दबाना चाहती है। इन दोनों के बीच का कोई रास्ता आपको समझ आ रहा है? देखिए, रास्ते तो निकालने पड़ेंगे जी, क्योंकि इस कवच के पीछे बहुत ज़्यादा दिन हम लोग छुप नहीं सकते, या कोई भी जी। जो इस स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 19(1) का दुरुपयोग करता है, जी, तो वो हम जानते हैं कि वो नियंत्रित है। ये अनियंत्रित अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है संविधान के अनुसार भी। जी, एक तरीका जो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद या सरकार भी उसमें शामिल थी कि भारत के विधि आयोग ने 2017 में एक रिपोर्ट बनाई थी और वो सौंपी थी, वो हेट स्पीच पर ही थी। और उसमें अलग अलग देशों में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या संवैधानिक व्यवस्था है, क्या किस तरह के फैसले हुए इस मसले पर, इन सब का उल्लेख था। जैसे अमेरिका में हेट स्पीच पर कोई रोक नहीं है, संवैधानिक कानूनी रोक नहीं है। जी, कुछ दूसरे देशों में है, यूके में है, कुछ और देशों में है। तो अंत में विधि आयोग ने 2 बहुत स्पष्ट साफ साफ सिफारिशें की हैं। जी, उसमें ये है, और वो दुबे जी ठीक से समझते होंगे, कि पहला है कि 153C एक नई धारा जोड़ी जाए या उपधारा जोड़ी जाए सीआरपीसी की धारा 153 में, जो उकसावे को कानूनी दायरे में लाए। जी, और उसके बाद 505, धारा 505 है सीआरपीसी की, उसमें भी एक बाकायदा वो धारा लिखकर विधि आयोग ने तैयार कर दी है और उसकी सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के पहले के कुछ फैसलों में अभी स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं वाणी की स्वतंत्रता, उसके 3 उसमें विभाजन किए हैं। 3 तरह की बातचीत होती है, वाणी होती है। एक उसने कहा कि एक होती है चर्चा, एक होती है पैरवी यानी एडवोकेसी, डिस्कशन, एडवोकेसी, और तीसरी है इंसाइटमेंट, उकसावा। उकसावा, जी। तो ये जो उकसावा है, जैसा अभी हमारे दुबे जी भी कह रहे थे, इस उकसावे को नियंत्रित करने के लिए कोई सटीक कानून अभी हमारे पास नहीं है। और विधि आयोग यही सिफारिश कर रहा है कि इस उकसावे को रोकने के लिए इन धाराओं को शामिल किया जाए सीआरपीसी में। जी। अब ये इसके आगे अब सरकार को काम करना है, क्योंकि ये तो अदालत नहीं कर सकती जी, ये तो संसद करेगी, अदालत सरकार करेगी। सरकार की मंशा क्या है, सरकार को फायदा होता है कि नहीं, सरकार का मतलब है सत्तारूढ़ दल जी। और इस समय हम केंद्र में ही सत्तारूढ़ दल को शामिल न माने, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं जी। हम पाते हैं कि सरकारों का रुख वहां भी वही है जो यहाँ पर केंद्र में हम अक्सर पाते हैं जी। तो जो मुख्यमंत्री या सरकार अपने यहाँ सत्ता पर है, वो आलोचना, असहमति को बर्दाश्त नहीं करता, उसके खिलाफ कानूनों का दुरुपयोग करता है, अपने पक्ष के उकसावा करने वाले पत्रकारों या सोशल मीडिया के लोगों को बढ़ावा देता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन उसी तरह के मंच, चाहे वो यूट्यूब पर हो कोई या दूसरा हो, वो अगर सरकार के विपक्ष में कुछ बोल दे या वो सरकार के पार्टी के हितों के विरुद्ध हो तो उस पर तुरंत उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तुरंत एफआईआर होती है, पुलिस उसी में फैसला भी कर लेती है और उसको गिरफ्तार भी करके जेल भेज दिया जाता है। और हमारी निचली अदालतें भी हम पाते हैं कि वो भी उसी तरह शासन के दबाव में रहती हैं।
जी। इससे ज्यादा टिप्पणी करना शायद जी, ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो ये समस्या है। जी, संजय जी, आपने जहां बात शुरू की थी कि टेलीविजन चैनल्स भी और पॉलिटिशियंस भी दोनों को फायदा होता है। अब आप सोचिए कि जब हंगामा होगा, हेट स्पीच होगी, तो भाषण में, रैली में बड़ी भीड़ होगी, तो उसका फायदा हो गई। तब आपकी एडवाइस मान के हार जाएं चुनाव, या फिर टेलीविजन चैनल पर जितना विवाद करेंगे, जितना हंगामा करेंगे, जितनी हेट स्पीच करेंगे, उससे टीआरपी भी बढ़ेगी और एडवर्टीजमेंट भी बढ़ेगा। तो क्या है, आप तो इतना स्टडी करते हैं, तो कुछ रास्ता निकाल के बताइए। देखिए, रास्ता निकाल पाना तो बहुत मुश्किल है जी। पहली बात यह है कि ये एक एसेंशियल, पहले एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन था जी। जब होता है ना, हम किसी नौकरी के लिए अपना आवेदन करते हैं तो उसमें दो तरह के क्वालिफिकेशन होते हैं। वो कहते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल है। जी। तो पहले डिजायरेबल था कि आप थोड़ा एग्रेसिव नेता हो, आप अपनी भाषण थोड़ा एग्रेसिव तरीके से दें, वो डिजायरेबल था। अब वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बनता जा रहा है। आप देखिए कई नेताओं को जो आज से 2-3 साल 4 साल पहले तक बड़े सौम्य भाषण देते थे, वो भी लेकिन देखें कि उनकी भाषा की शैली में कितना परिवर्तन आया है और उनको कितनी उन्नति मिल रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में जी। वो अगर वो मंत्री हैं तो छोटे मंत्री से बड़े मंत्री बन रहे हैं। ऐसे तमाम आपको उदाहरण दिखाई पड़ेंगे। आपने कहा इसका निदान क्या है, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे इस पर नियंत्रण किया जाए। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उत्तेजित भाषण देना या उत्तेजना पैदा करना, ऐसी डिबेट में जो आपने बड़े उत्तेजित ऐसे भाषण दिए जो डिवाइड क्रिएट कर रहा है, ये बहुत वेग शब्द है और इसको एक तरह से क्वांटिफाई करना, इसको मापना आसान नहीं है। मैं 2 उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है जी। उसे मापने का तो एक यंत्र है, थर्मामीटर है, आप थर्मामीटर में टेम्परेचर देख सकते हैं जी। लेकिन जैसे ही अगर मैं एक दूसरा उदाहरण लूं, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं जी। अब वो उस होटल का एक व्यंजन स्वादिष्ट है या नहीं है, इसे नापने का कोई यंत्र नहीं है। वही भोजन आपको स्वादिष्ट लग सकता है, मुझे स्वादिष्ट नहीं लग सकता। वही भोजन किसी को ज्यादा मसालेदार लगता है, किसी को कम मसालेदार लगता है और किसी को तो बड़ा फीका दिखाई पड़ता है जी। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के भोजन को अगर हम देखें, बहुत अलग अलग तरह के भोजन है। साउथ इंडियन के लोग जब नॉर्थ इंडिया आते हैं उनको लगता है बड़ा सादा भोजन है। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस शैली से कोई एक एंकर बात करते हैं, हो सकता है उस एंकर को लगता है ये तो बड़ा, मैंने तो बड़े सहज तरीके से पूछा जी। दूसरा व्यक्ति कह सकता है नहीं, आपकी बात में तो थोड़ा तीखापन था, और तीसरा व्यक्ति उसको कह सकता है आपकी बात बहुत तीखी थी और ये तो उत्तेजना पैदा कर रही है जी। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम इस बात को जज करें। संजय जी, राहुल देव जी ने उसमें थोड़ी बारीक बात कही। जब तक ये यंत्र नहीं बनेगा तब जी, राहुल देव जी ने उसमें एक बारीक बात ये कही है, ये डिफाइन करना या वेग कहना वो तो ठीक है, लेकिन जब आपके पक्ष में हो तब तो ठीक है, आपके खिलाफ हो, यानी सरकार के खिलाफ हो, कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ हो, तो फिर वो उकसावे वाली बात भी होती है, वो अपराध में भी आती है, वो हेट स्पीच की श्रेणी में भी आती है। आप तब उसको जेल भेजते हैं, आप उसको अरेस्ट करते हैं, तमाम तरीके की बात करते हैं। और बाकी कई बार क्या होता है कि उसकी आवाज़ शायद आती नहीं है सरकार के कान तक। ये भी तो एक बारीक मसला है ना। बिल्कुल, ये बारीक मसला, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिस तरह से हम पिछले 10-15 सालों में चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, ये बारीक मसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो चीज़ आपके फ़ायदे में है आप उसे उत्तेजित भाषण नहीं मानते, आपको नहीं लगता कि ये उत्तेजना पैदा कर रहा है या द्वेष, 2 समुदायों के बीच में द्वेष पैदा कर रहा है। लेकिन जब वो आपके फ़ायदे का नहीं होता, जब आपको लगता है कि आपको इससे नुकसान होने लग रहा है, तब आपको उसमें सारी त्रुटियाँ, सारी खामियां नज़र आती हैं। तो ये भी एक ग्रे एरिया है और ये एक बड़ा मसला दिखाई पड़ता है आज की स्थिति में। जी, अश्विनी जी, राहुल जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, एंकर्स, पॉलिटिशियंस की बात तो हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट्स किस तरह से फैसले करते हैं वो भी एक चिंता की बात है। आप बहुत विद्वत हैं, कानून को बहुत समझते हैं, लोअर से सुप्रीम कोर्ट तक आप सब कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पर कुछ हो सकता है? जुडिशरी में तो जुडिशियल रिफॉर्म्स इस बाबत तो आना बहुत जरूरी है जी। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जुडिशरी जितनी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट है, उतनी दुनिया की कोई जुडिशरी नहीं है। समय लगता है क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस है, रिफॉर्म्स
की जरूरत है, वो इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की भी जरूरत है। भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन खास तौर से हम कई बार टूल किट के केस में आप देखिए गवर्नमेंट और तमाम चीजें, जिस समय फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा सब बस स्केची एविडेंसेस आप लेकर के आए हैं और 1 मिनट के अंदर प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को डिसमेंटल कर दिया जी। रतनलाल के केस में कोर्ट ने कहा कोई एविडेंसेस नहीं है। तो ऐसा कहना कि लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में या किसी में, उसमें हाँ रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं दूसरे पहलू पर इसके बाद आता हूँ। और लॉ कमीशन की रिपोर्ट का राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही, राहुल साहब ने, कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट और उसके सजेशंस जी। हमारे देश में हेट स्पीच का सबसे बड़ा कारण विजय जी है कि भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित होने के पहले ही राजनीतिक न्याय स्थापित कर दिया जी। और जाति धर्म के आधार पर चुनावी मुद्दे जो तय होने लगे, और इसलिए जो है राज्य के जो चलाने वाले लोग हैं, जो संचालक वर्ग है, मंत्री है, ब्यूरोक्रेसी, वो समाज, वो पंथ निरपेक्ष नहीं रह जाता। दूसरा, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो कहती है कि कंटेंट डिस्क्रिमिनेशन पर काम करने की जरूरत है, और उस कंटेंट से क्या व्यू पॉइंट निकलता है, जिसकी बात संजय जी ने भी कही जी, वो क्या ग्रे एरिया है, उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन सर ये समझाइए, सर एक बात छोटी माफी चाहता हूं कि एक मामले में आप जो है 1 साल तक किसी को बेल भी नहीं देते, सुनवाई नहीं होती, जेल में रखते हैं, और करीब करीब वैसे ही मामले में किसी को जेल तक जाने की नौबत ही नहीं आती, थाने तक भी जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन मैं थाने की बात नहीं कर रहा, हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं कोई सम्मान की बात नहीं कर रहा, चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी होता है ना। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां और सबूत अलग अलग होते हैं जी। कोई केस इसेंशियल टेस्ट अरेस्ट का पास करता है, कोई केस इसेंशियल टेस्ट अरेस्ट का पास नहीं करता। किसी केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन होता है, किसी केस में आदतन जानबूझ करके समाज में घृणा पैदा करने के लिए वो कंटेंट परोसे जाते हैं, किसी केस में लॉ ऑफ सेमनेस अप्लाई होता है, किसी केस में लॉ ऑफ सेमनेस का ईडी की इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें विदेशों से भी पैसा आता है। तो 2 केसेस की मेरिट और डीमेरिट को तय करने का फैसला ये अदालतों को करना होता है कि किसको कितने दिन के बाद जमानत मिलती है। ये कोर्ट का पूरा डिस्क्रिशन है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। अब इसलिए ये कह पाना कि 2 केस लॉ ऑफ सेमनेस अप्लाई होगा, जो एक एक केस में जो 6 महीने से अंदर है और जो भी अभी जेल में नहीं गया है, वो नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस, प्रोसिक्यूशन थ्योरी और किसी स्टेट ने पैट्रोनाइज करके उस केस को रजिस्टर किया है क्या, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में अब जो पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वो भी खास तौर से जुडिशियरी के पास तभी आते हैं जब कोई व्यक्ति चैलेंज करता है, वैसे भी ओवरबर्डन जुडिशियरी। उस बात को रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अब मैं जो टेस्ट क्वालिफाई क्या होगा हेट स्पीच का और स्पीच का जी, उसको, उस टेस्ट को कैसे, इसेंशियल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, इस पर विधि आयोग ने जो संस्तुति अपनी दी है 276वीं, उस संस्तुति पर जाकर के काम करने की जरूरत है। कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, जो कैनेडियन चार्टर है, वहां राइट्स फ्रीडम गारंटी जो हुई है, बिलीफ, ओपिनियन, एक्सप्रेशन, वहां से जकार्ता कॉन्फ्रेंस जो हुई उससे, और तमाम दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में हेट स्पीच को आज हमारे देश में इसलिए डिफाइन करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास 100 साल से पुराना इंडियन पीनल कोड है। हेट स्पीच को कम करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना जल्द से जल्द हो और रिफॉर्म्स की स्थापना हो, जिसकी पैरवी राहुल देव जी भी करते हैं जी। स्पीच को कम करने की जरूरत है कि परिभाषित किया जाए कि कानून के विभिन्न सेक्शन से हटाकर कैसे पृथक से धारा बनाई जाए या उसी धारा में कैसे जोड़ा जाए जी। और राज्य का प्रयास होना चाहिए कि समाज यदि पंथ निरपेक्षता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को स्वीकार करे जी। जब तक इन बातों के लिए हम नहीं कार्य करेंगे तो ये परिस्थितियां होगी, तो डिवाइड होती रहेगी सोसाइटी, ब्रेक होती रहेगी सोसाइटी जी। राहुल जी, अभी हमारे तीनों पैनलिस्ट ने, आप समेत सबने इस पर पूरी व्याख्या कर दी। मसला यह है कि गले में घंटी कौन बांधे। हमने टेलीविजन, हम मीडिया की बात से शुरू करते हैं कि मीडिया पर जिस तरह की हमने एसोसिएशन बना रखी है, NBSA है, NBA है, NBD है, जो भी है, या और संस्थाएं हैं, क्या वो इस बात को पहल करने के लिए तैयार हैं
कि इस पर काम किया जाना चाहिए, या हिम्मत रखते, मैं काम पहल की बात नहीं कर रहा, हिम्मत रख, मैं थोड़ा सा रूट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ कीजिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ वैसे तो जीवन में ही देखिए अंतर विरोध और विरोधाभास सब जगह दिखते हैं जी। अब जो विरोधाभास हमें परिषद के कार्य प्रणाली में अब तक दिखता रहा है, वही हमें इन दोनों तीनों संस्थाओं जिनके बारे में आपने शुरू में ही बताया उनमें भी दिखते हैं। एक आध में मैं भी रहा हूँ जी, शायद आप भी रहे होंगे जी। तो जब अब सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया, और हम सब तो बहुत पहले से जानते हैं कि घृणा बिकती है जी, घृणा एक मुनाफे का धंधा है। अब जो लोग, जिन चैनलों के प्रमुख लोग और जिनमें संपादक भी शामिल हैं, मालिक भी शामिल हैं, कई संपादक और मालिक एक ही व्यक्ति है जी, यही लोग इन संस्थाओं में भी प्रभावशाली हैं जी। तो यह लोग अपने इस बहुत कमाऊ लाभदायक बिजनेस मॉडल को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे जी। 1 लाख का जुर्माने का तो कोई मतलब ही नहीं है इनमें से किसी के लिए जी। वो 10 करोड़ के आसपास हो तो शायद कुछ तकलीफ हो जी। तो पहली बात यह कि कोई भी सजा हो या जुर्माना हो वो ऐसा होना चाहिए जो कुछ कष्ट पहुंचाए, जिसके बाद जो जिसको दिया गया है, सजा दी गई, उसको तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ महसूस होनी चाहिए। तो इस तरह की सजाएं हो जो, और चाहे वो दुत्कार हो, फटकार हो या सजा हो। दूसरी बात, जब तक किसी न किसी बड़े चैनल के मालिक या प्रबंधन या संपादक मालिक को तकलीफ पहुंचाने वाली सजा नहीं मिलेगी, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक डर पैदा नहीं होगा। उन संस्थाओं में तो बैठे ही आप हैं, संपादक मालिक की तो बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये काम अदालत ही कर सकती है जी, या सरकार कर सकती है। सरकार करेगी नहीं, कोई भी सरकार नहीं करेगी। सरकार करेगी तो अपने पक्ष के लोगों को बचाते हुए, अपने विपक्ष के चैनलों या पत्रकारों को उन पर आक्रामक होते हुए ये करेगी। हम जानते हैं अब सरकारों से ये आशा करना कि वो तटस्थता से, बिल्कुल संवैधानिक भावना से बिल्कुल प्रेरित होकर केवल उसी ढांचे में काम करेंगे, तो ये तो अन्याय होगा उनके साथ। हम जानते हैं जी। सरकारों पर और पार्टियों पर, पार्टियां जो सरकार बनाती हैं उन पर जो अंतिम दबाव, सबसे बड़ा दबाव काम करता है, वो जनता की भावनाओं का दबाव है जी। हम अभी इन बहसों में हम जनता को किनारे कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं जी। ये जो सारा जो विभाजक मीडिया हो गया है, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है, और पहले भी रमन्ना साहब भी कर चुके हैं जी। उससे पहले के सर्वोच्च हमारे मुख्य न्यायाधीश भी कर चुके हैं जी। समस्या है कि समाज ही बट गया है जी। समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को इस तरह की विभाजक, उत्तेजक, सांप्रदायिक, धार्मिक द्वेष फैलाने वाली बातें अच्छी लगती हैं। हाँ, तो संजय जी ने कहा ना कि उसी से टीआरपी बढ़ती है, उसी से रैली में भीड़ आती है जी। तो जब तक उस समाज का या उसके बहुमत का, उस प्रभावशाली वर्ग का मन नहीं बदलेगा, उसकी दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक वो अपनी पार्टियों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ठीक है। दूसरे का एक सीमा, कोई शायद नौबत ये आ सकती है कि अंततः सर्वोच्च न्यायालय को इसमें अपनी ओर से सू मोटो कुछ कार्रवाई करनी पड़े। मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता जी। संजय जी, मीडिया को लेकर राहुल जी ने बहुत स्पष्ट टिप्पणी की है और कहा भाई हमसे ना होगा। अब जो चल रहा है वो तो ठीक है। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कर सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव खत्म होते हैं, चुनावों के दौरान सबसे ज़्यादा हेट स्पीच होती है, चुनावों के आसपास ज़्यादा हेट स्पीच होती है, लेकिन चुनाव आयोग कोई काम नहीं करता, कोई ऐसा एक्शन, एक आध मामले को छोड़ दें तो उसके अलावा कभी नहीं होता। चुनाव रद्द होने की बात होती है तो विधानसभा या लोकसभा की पूरा जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है, तब तक उसका नंबर आता है। तो फिर क्या बात करें हम, बताइए कहाँ से होगा। पॉलिटिशियंस की हम बात कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस का आपने जिक्र कर ही दिया कि जो जितना ज़्यादा उत्तेजक भाषण देगा, विभाजक भाषण देगा, उसको उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे, उतनी बड़ी रैली होगी, फिर नेताजी को भी अच्छा लगेगा, नेताजी के जो बॉस नेताजी हैं उनको भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ये जो समस्या है वो बिल्कुल गोल गोल घूम रही है, एक के पीछे बाद एक। आपने जिस बात का जिक्र किया, हम कह रहे हैं कि मीडिया में जब डिबेट्स होते हैं तो उत्तेजक भाषण होते हैं और उसमें
किसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए। चुनाव के समय में तो सबसे ज़्यादा उत्तेजक भाषण होते हैं और ऐसे भाषण जो बिल्कुल समाज को विभाजित करने के लिए किए जाते हैं, जिसका जिक्र हमने अभी पहले भी किया। और उस वक्त जो संस्था सबसे मजबूत दिखाई पड़ती है, चुनाव आयोग, जिसके पास सारे पावर्स होते हैं, जिन बातों का जिक्र भी हम लोगों ने किया कि बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से उन सब चीज़ों को, उन सारे केसेस को नहीं देखा जाता। जो सरकार भी ऐसी चीज़ें जो सरकार के पक्ष में होती हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जो सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ती है उसकी पे कार्रवाई की जाती है। इन सब का प्रभाव हमें चुनाव के समय चुनाव आयोग के कार्य पर भी दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं कमोबेश कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस न्यूट्रलिटी, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे संस्थाएं खांचे में बटे हुए हैं, अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है, जिस तरह के बिल्कुल रूल बाउंड होने की ज़रूरत है, उस तरह से चीज़ें काम नहीं हो रही, की जा रही हैं। उस तरह से ना तो इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है, न कई ऐसी संस्थाएं कर रही हैं, जिस वजह से ये सारी हमें समस्याएं नज़र आ रही हैं। अगर चैनल के मालिकों या एडिटर्स ने तय कर लिया कि हम ऐसे प्रोग्राम नहीं करेंगे या हम ऐसे उत्तेजक डिस्कशन नहीं करेंगे, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम और आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते और ऐसा कोई केस जो है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुना नहीं जाता। तो जिनके हाथ में मीडिया की बागडोर है, जो उसके मालिक हैं, संपादक हैं, अगर वो तय कर लें कि नहीं न्यूट्रल तरीके से चीज़ें करना है, तो मुझे लगता है समस्या का समाधान काफ़ी हद तक वहाँ मुझे दिखाई पड़ता है। जी अश्वनी जी, आपके पास आऊँ, लेकिन राहुल जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे पहले चाहता हूँ। इसमें जो उन्होंने कहा कि भाई संपादक और मालिक तय कर लें, तो अडवाणी जी की एक टिप्पणी इमरजेंसी के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उस पर थी कि व्हेन दे आस्क टू बैन दे क्रॉल। क्या आज भी वही स्थिति है कि ये सरकारों पर आरोप लगा देना तो ठीक है कि सरकारें चाहती हैं, या फिर कहते हैं मालिक चाहते हैं? बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, हम सब लोग हैं, मतलब मैं भी शामिल हो सकता हूँ उसमें, जो खुद ही लॉयल ज़्यादा है, मोर लॉयल देन किंग जिसे कहते हैं। देखिए, एक तो ये है कि पत्रकार खुद भीतर से, अपने मन से, दिलो दिमाग से बट गए हैं और सांप्रदायिक हो गए हैं। जी, बिल्कुल खुला मामला है ये जी। और आप किसी भी चैनल को, किसी एंकर को देखकर 5 मिनट में समझ सकते हैं, और जनता भी समझती है, इसलिए वो अपनी पसंद के एंकरों को देखती है। अब जो उसको पसंद नहीं आते वो उसको नहीं देखती, चाहे वो कितना ही महान काम कर रहा हो, कितना अच्छा काम कर रहा हो। जी। तो ये समाज के बंटने का एक उदाहरण है, और मीडिया के बंटने का भी उदाहरण है। जी। तो उम्मीद किससे करें? मुझे तो पहले हम लोग घूम फिर के उसी बात पे आ गए कि भाई ये मालिक और संपादक ऐसा क्यों करेंगे, अपने जिन चीजों से कमाई हो रही है उसको वो क्यों छोड़ेंगे, और सभी लोग एकदम तटस्थ हो जाएंगे, निष्पक्ष हो जाएंगे, बिल्कुल संवैधानिक गरिमा मर्यादा के अनुकूल काम करेंगे, तो फिर तो कोई उनमें अंतर ही नहीं रह जाएगा। जी। तो आखिर एक बाजार है, बाजार में एक चीज होती है डिफरेंशिएशन, सेगमेंटेशन, डिफरेंशिएशन। तो आपका जो उत्पाद है वो दूसरों से अलग कैसे दिखेगा? जी। अभी जो होड़ है कि और ज्यादा उत्तेजक, और विभाजक, और ज्यादा क्रूर, और ज्यादा कहें कि आक्रामक, ये बनने की जो होड़ है, क्योंकि ये एक चैनल को दूसरे से अलग करती है। जी। सब एक ही जैसी नीति अपनाएंगे तो भाई तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। जी। इसलिए कोई आसान रास्ता नहीं है। जी। ये एक वायरस हमारे मीडिया में न केवल फैल चुका है, बल्कि बहुत विकराल रूप में इस समय सबको अपनी गिरफ्त में लिए है। जी। अश्वनी जी, तो अभी जैसे राहुल साहब ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा, आप भी चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम बहस क्यों कर रहे हैं? सबका धंधा क्यों चौपट करना चाहते हैं? और लोकतंत्र में तो जनता जो चाहती है वो हो रहा है। तो जनता चाहती है कि ज़्यादा लोग ज़्यादा टीवी वही देखते हैं जो उत्तेजक भाषण है, उसकी टीआरपी ज़्यादा है, वोट भी उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हम खामखा क्यों पंचायत कर रहे हैं? देखिए, टीवी चैनल अगर जनता से उसके डिबेट डिसाइड होते तो मैं समझता हूँ कि आज आपकी तरह शांत और बड़ी अच्छी डिबेट हर चैनल पर हो रही होती, जहाँ पर रोचक और कानून से संबंधित, समाज से संबंधित और समाज को जोड़ने वाली डिबेट। जी। जनता का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि जो रूलर्स हैं, रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ टीवी के मामले में नहीं है, लॉ ऑफ रूलर जब अप्लाई तो जनता डिसाइड नहीं करेगी, कोई और डिसाइड। मेरा एक लाइन का आंसर, जनता डिसाइड करती तो राहुल जी, संजय जी, हम और कितने बेबाकी के साथ और
लगातार बड़ा हेल्दी डिस्कशन कर। चलिए दूसरा जी 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 आप जी बताइए। जी आप बात कीजिए। दूसरा देखिए, मैं कानून का एक विद्यार्थी होने के नाते यह बात जरूर करूंगा कि एक रिवाइज करने की, स्ट्रेंथन करने की और जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करने की आज जरूरत। लॉ एक ऐसा होना चाहिए इस केस में कि टाइम बाउंड मैनर में वो लॉजिकल एंड पर पहुंचे, और जो इंसाइटमेंट जैसी चीजें, हेट्रेड जैसी चीजें जो सेलिब्रिटीज बैठ करके टीवी पर करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करके लेकर जाए ताकि आने में एक हेल्दी डिस्कशन शुरू हो सके। आज आपको मानना पड़ेगा, और बड़ी शिद्दत के साथ मैं कहना चाहूंगा, बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से समाज बटा है, वो बट रहा है, वो अगले 20 सालों बाद स्थितियां बड़ी भयावह होंगी, बड़ी चिंताजनक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल देव जी, संजय कुमार जी, अश्वनी दुबे जी। आपने कहा कि लॉजिकल एंड तक ये बात पहुंचे। लॉजिकल एंड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बात बहुत लॉजिकल थी, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज के आनंद की जय। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। इस पर 90% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया। ये बेहतर बात है। वहीं 10% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। 90% लोग समझते हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, यानी लोग इसको पसंद नहीं करते। ये हम लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए वो अच्छी बात है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब आखिर में मेरी बात भी, यानी विजय की। नफरत का टोन, मरने मारने की बात और सिर तन से जुदा करने की सीख, यही तो है हेट स्पीच। आपको बता दें कि इस भाषा में सही गलत का कोई अर्थ नहीं होता, होता है तो सिर्फ अनर्थ, और इन सब के मालिक अनेक हैं। किसी भी धर्म का चोला पहनकर, कानून हाथ में लेकर ये हेट स्पीचर्स देश बदलने की बात करते हैं। यकीन मानिए, इनमें से 90% लोगों का मानवता से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। बस हमारी सहमति, भागीदारी और मौजूदगी इनकी हेट स्पीच को ज़्यादा लाउड करती है। कहने के नाम पर कुछ भी मत कहिए, फॉरवर्ड के नाम पर फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर मत भेजिए। मैं उन तमाम टेलीविज़न एंकर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीआरपी के लिए देश को खतरे में मत डालिए। भले ही आप किसी भी धर्म और जाति के सपोर्टर हों, आप अपने बच्चों के भविष्य को इस हेट स्पीच की आग से दूर ही रखना चाहेंगे। इसलिए सतर्क रहें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।